Good morning, children. How are you? Are you fine? All is well? Very good. Now, this is the lesson number 12, Geography or Environment, Natural and Human. First part is what is environment? Environment जानते हो? जलवायु, वातावरण, जो कुछ भी हम देखते हैं आसपास जिस एरिया में हम रहते हैं वो सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लिटरली एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन और अ थिंग एग्जिस्ट एंड डेवलप्स हिज और इट्स करेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब एनवायरनमेंट वो सब चीज़ें जो हमारे आसपास चारों तरफ या व्यक्ति के आसपास हो सकता है जो रहती है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट रेफर्स टू ऑल दोज कंडीशंस which help the growth of that particular plant. But the environment is not the same everywhere. It varies from place to place. An environment required for the growth of rice is different from that required for the growth of wheat. It has been seen that the environment conditions in Punjab are suitable for the growth of wheat, while they are not so in the Kaveri Delta in Tamil Nadu. Likewise, at certain places, environmental conditions are very favorable for the growth of humans, as in Mediterranean or monsoon region. On the other hand, they are not so favorable in desert areas or tundra region. कहने का मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे लिए सूटेबिलिटी जहाँ पे हो, हम जहाँ अच्छे से रह सकें, या प्लांट वगैरह। प्लांट जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, प्लांट जो रेफ़र करता है किसके लिए, जो उसकी कंडीशंस के लिए। जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं तो पर्टिकुलर प्लांट के लिए उसकी मिट्टी चाहिए, उसका वातावरण चाहिए। ये नहीं कि हम लोग साउथ में जो प्लांट लगाया जा रहा है, या हम लोग वैष्णो देवी की तरफ आप जाते हो, कूल प्रदेश कूल या चिल्डनेस जहाँ पे ज़्यादा रहती है, वहाँ के प्लांट ला करके हम अपनी जगह पे लगाएं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्लांट चलेगा ही सही, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। उसके लिए रिक्वायरमेंट जो ग्रोथ की है वो डिपेंड करती है वहाँ का एनवायरनमेंट के ऊपर। हमेशा वही चीज़ है, जैसे कि मान लो आपको खाना पसंद है, आप खाते हो, आपको जो चीज़ पसंद है आपको यहाँ मिल रही है, अगर आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ वो चीज़ नहीं मिले तो आपके लिए क्या होगा, मन बिगड़ने वाली पोजीशन हो जाएगी। ये सेम वही पोजीशन हमारे पेड़ पौधे के साथ भी है। अलग अलग जगहों की अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह जहाँ राइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि जैसे इसमें दिखाया एनवायरनमेंट जो रिक्वायरमेंट है राइस के लिए, अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम देखते हैं कि जो यहाँ दिखा रखा है, जहाँ पर चावल की खेती हो सकती है वहाँ गेहूँ की खेती हो सकती है, लेकिन उस पोजीशन में नहीं होगी। सेम वही कंडीशन है जैसे पंजाब है, वीट के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छी सूटेबिलिटी है वहाँ पे। वीट जानते हो, गेहूँ, अच्छा पैदावार वहाँ हो सकती है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है, लेकिन सब जगह नहीं हो सकती। मान लो कावेरी डेल्टा है तमिलनाडु का, वो इसके ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। सेम वही कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि फेवरेबल है ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस के लिए भी। मनुष्य भी वहीं रह सकता है जहाँ पर कि उसके लिए फेवरेबल हो, मेडिटेरियन है, वो मानसून रीजन्स हैं। दूसरी तरफ इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं हो सकता एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि रेगिस्तान है, डेजर्ट वाले इलाके हैं, जहाँ पर कि आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आपको रहने के लिए आप मकान तो बना कर रहेंगे, लेकिन वहाँ पे पानी आपको नहीं मिलेगा। खाने के लिए आपको शॉप्स वगैरह आसपास नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, या आपके लिए क्लाइमेट आपके सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि डेजर्ट में क्या होगा, रात को बहुत सर्दी भी हो सकती है और दिन में बहुत गर्मी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रह पाएँ। तो एनवायरनमेंट जो है कुछ टाइम के लिए डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में वो है एनवायरनमेंट जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, नेचर के द्वारा हमें मिला हुआ है, वो आपका कहलाएगा क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, जैसे कि लेसन में लिखा हुआ है, ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सारे जो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, ज़मीन है, पानी है,
हवा है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स जानवर भी, सारे जानवर एक जगह नहीं मिलेंगे। तो नेचर के द्वारा अलग अलग प्रकृति के हिसाब से स्थापित किए हुए हैं, अलग अलग जगह पोजीशन बनाए हुए हैं, अलग अलग जगह रहने की उनकी सिचुएशन है और वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिसमें कि इसमें शामिल है, दे इंक्लूड बोथ द बायोटिक एंड द अबायोटिक रिसोर्सेज। ये बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में बायो, जिससे कि बायो का नाम ही, बायोटिक जहाँ नाम दिया हुआ है बायो से रिलेटेड है, बायो का मतलब लाइफ, जिसमें जीवन हो, वो कहलाता है आपका बायोटिक रिसोर्सेज। और एबायोटिक जस्ट अपोजिट हो गया बायोटिक का, जिसमें लाइफ ना हो, लाइफलेस जो होगा वो एबायोटिक कहलाएगा। तो एबायोटिक रिसोर्सेज जो कंपोज करते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, जैसे कि लैंड है, ज़मीन, उसमें कोई लाइफ नहीं होती। वाटर है, पानी आप पीते हो, लाइफ होती है उसमें? नहीं, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एयर, हवा, हवा में कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंडेबल है। रॉक्स, चट्टानें, पत्थर, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती। मेटल्स हैं, मेटल्स वगैरह आपने देखा, मेटल्स में कौन से हो सकते हैं? एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब मेटल्स ही हैं, इनमें लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है आपको? एबायोटिक कहलाती हैं। लेकिन बायोटिक रिसोर्सेज भी हैं जो कंपोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, जिसमें कि लाइफ होती है। अब आप कहोगे प्लांट्स में लाइफ कहाँ होती है? प्लांट्स में लाइफ होती है, अगर आपने पानी नहीं डाला 2 दिन तो पेड़ पौधे क्या होंगे? मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, उसको पानी की ज़रूरत है। इसका मतलब एनवायरनमेंट के लिए सूटेबिलिटी ज़रूरी है, उसके लिए पानी ज़रूरी है, उसमें लाइफ है, जब भी जा कर के वो सर्वाइव करता है। अदरवाइज़ क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा प्लांट। तो ये ज़रूरी है। हम लोग भी क्या करेंगे, अगर मान लो पानी नहीं मिलेगा हमें, तो क्या होगा? हम लोग बिना पानी के रह नहीं सकते। तो ये सिचुएशन इसी के साथ में है। तो दोनों ही तरफ के यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हम प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, और प्रकृति हमारे को जो चीज़ें उपलब्ध कराती है उसको हम उसी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और भी अच्छा समझने के लिए बता रखा है इसे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट वी शैल सून बी डीलिंग विद द 4 डोमेन्स और स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हम इसके भी अधिक और अच्छा समझें तो उसमें हमारे 4 पार्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एटमॉस्फेयर है, ये आप देखो, अंडरलाइन कर लो इसको। एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, आगे आएगा जब। एटमॉस्फेयर जानते हो, जो भी वातावरण या हमारे जो आसपास वाला एरिया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि हम रह रहे हैं। लिथोस्फीयर पत्थर से संबंधित है, हाइड्रोस्फीयर जिसमें कि पानी वगैरह भी हो सकता है, और बायोस्फीयर जबकि लाइफ है। ये सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे इसी लेसन में, तब हम इसको समझाएंगे अच्छे से। इसके बाद में है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जानते हो? मनुष्य का एनवायरनमेंट, किस तरह से मनुष्य रहता है उसके बारे में। ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य क्या करते हैं? उनकी सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एक पार्ट है किसके? ह्यूमन एनवायरनमेंट के। ये सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, आर्थिक व्यवस्था हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, बिना पैसे के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ भी हमारे एक पार्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में माना जाता है। ठीक है। तो मेंस फैमिली, परिवार किसका? आपका या मेरा या हमारा, हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार से क्या करती है? डिपेंड करती है यहाँ कम्युनिटी के ऊपर। जो हमारा समुदाय है, रिलीजियस हो सकती है, धार्मिकता के हिसाब से हम देखते हैं, हमारे क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक विश्वास वगैरह बनाए रखे हैं। इसके अलावा एजुकेशनल एंडेवर्स हैं, जो प्रयास हमारे शिक्षा से संबंधित हैं, जो आगे सबको कैसे मिलना चाहिए उसके बारे में। फैक्ट्रियां हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, और कुछ कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ये सब वैसे ही हैं जैसे हम सुबह से शाम तक अलग अलग तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे को सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है परिवार, फैमिली। फैमिली के बाद में, फैमिली से हम बाहर निकलते हैं तो कम्युनिटी या समुदाय बन जाता है। हाँ? उसके बाद में हमारे धार्मिक, जो जैसे मान लो कहीं पाठ पूजा कराना है सामूहिक रूप से, या एक प्रकार से धार्मिक रीति रिवाज वगैरह के हिसाब से कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम करना है, मेले तीज त्यौहार वगैरह होते हैं उस तरह के,
इसके साथ साथ एजुकेशनल एंडिवर्स, हमारे शिक्षा के प्रयास भी रहते हैं कि हम अच्छी खासी पढ़ाई करें, अच्छा बने, सबको अच्छा एजुकेशन मिले। फैक्ट्रियाँ ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों के माध्यम से हमें क्या है, सामान वगैरह प्रोडक्शन जो पैदा होता है फैक्ट्रियों में होता है और उससे हमें मिलता है। विलेजेस, गांव की व्यवस्था भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, नहीं तो हमारे लिए खाने की व्यवस्था कौन करेगा, गेहूँ कहाँ से आएंगे, हुँ? हम चने कहाँ से मिलेंगे हमारे को, और भुट्टे कहाँ से मिलेंगे, दूध कहाँ से मिलेगा, ये सब गांव से हमें अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में हम चलें टाउन्स के बारे में, कस्बों में बढ़ते हैं, शहर, और उसके बाद इमारतें वगैरह बनी होना, रोड वगैरह, ये सब उसके बाद में बड़ी बड़ी फॉर्म बनती जाती है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे परिवार से। एक परिवार से शुरुआत होकर के हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और शहर और बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर के हम देखते हैं कि बड़ा और उसकी एक्चुअल में एक्सटेंड होती रहती है, पोजीशन बढ़ती रहती है, और ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंस रखती है। तो वास्तव में दोनों ही नेचुरल और ह्यूमन कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, कई चेंजेज भी होते रहते हैं, कई फेवरेबल कंडीशंस भी हमारे लिए रहने के लिए ज़रूरी है अर्थ पे। लेकिन ये कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के हैं इतने ज़्यादा स्टैटिक नहीं हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डिफरेंट प्रोसेस का, जो है चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कई बार ये थोड़ा स्लो हो जाता है और कई बार अचानक इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यही कारण है। नाउ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस जानते हो? एक प्रॉपर इंटरेक्शन या बैलेंस, अंडरलाइन करो इसको, ए प्रॉपर इंटरेक्शन और बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट is quite necessary for the formation of favorable condition for the survival of man. Such as balance is termed as the ecological balance. प्रॉपर इंटरेक्शन जो बैलेंस है किसके बीच में? नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन सा है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। क्योंकि मनुष्य क्या बनाता है? ये ह्यूमन एनवायरनमेंट ही है। परिवार बनाया, परिवार के बाद में कम्युनिटी बनाई, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बनाई, अलग अलग संगठन बन जाते हैं। एजुकेशनल जो हमारे एंड्यूअर्स हैं, अलग अलग जहाँ पर प्रयास रहते हैं शिक्षा के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स में, फैक्ट्रियाँ, विलेजेस, टाउन, सिटीज़ वगैरह, ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में शामिल है। तो इन दोनों के बीच में जो काम होता है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ये हमारा कहलाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, जिससे कि इंसान सरवाइव करता है, और क्योंकि हमारी आवश्यकताएं दोनों के माध्यम से ही चल पाती हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, और एनवायरनमेंट कहाँ किस जगह जो चीज़ जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधे हैं तो उनके लिए रेत, मिट्टी, पानी, हवा, वो सब उसी के अकॉर्डिंग हो सकती है, उसी के हिसाब से सेट होता है। ये दो तरह के एनवायरनमेंट हमने पढ़े, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो नेचर से मिलता है नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। प्रकृति के माध्यम से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो सब नेचुरल है, और उसमें नेचुरल में ही हमें बायोटिक और अबायोटिक के बारे में हमने पढ़ा। बायोटिक जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक कहलाता है, और जिसमें लाइफ नहीं होती वो एबायोटिक कहलाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मनुष्य परिवार से शुरुआत होकर के और शहर और या गांव और शहर के बाद में हमारी स्थिति चेंजेज होती है। और इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में हमने रीड किया, जो हमें कहलाता है क्या, किस तरह से एक दूसरे से नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस बना के रखा जाता है वो आपका क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके बारे में आप रीड करना है आज, बाकी कल। ओके।